वेल ओटाकू फैंस, तो आज हम अपने एक प्यारे से सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर एक मास्टरपीस मूवी की एक्सप्लेनेशन को लाए हैं, जो कि है योर नेम। पूरे यूट्यूब पर मुझे इस मूवी के बारे में एक भी ढंग की एक्सप्लेनेशन नहीं मिली, तो सोचा चलो इसी बहाने अपने एनिमे फैंस के लिए इसे ढंग से एक्सप्लेन कर दूं। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने कहानी की ओर। मूवी शुरू होती है और हमें एक सोती हुई लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मित्सुया मिया है। वो जापान में एक छोटे से शहर इतामोरी में अपने दादी और अपनी छोटी बहन के साथ रहती है। वो अपने सपने में किसी लड़के को बोल रही होती है, क्या तुम मुझे भूल गए, और उसकी नींद टूट जाती है। उठते के साथ ही वो कहती है, ये कैसा सपना था, लगा अपना सा, और अपने बबलू डब्लू को बहुत ही आश्चर्य से देखती है और उन्हें दबाने लगती है। तभी उसकी छोटी बहन वहां आ जाती है और उसे ऐसा करता देख उस पर गुस्सा करती है और कहती है, ये कैसी असली हरकतें कर रही हो तुम, तैयार होकर ब्रेकफास्ट के लिए जल्दी आ जाओ। जिसके बाद मित्सुया एक आईने के सामने जाती है और अपने कपड़े उतार कर कहती है, ये क्या। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ मित्सुया अपनी दादी और अपनी छोटी बहन के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है। तभी उसकी छोटी बहन कहती है कि आज तुम ठीक लग रही हो, कल तो तुम न जाने कैसी कैसी हरकतें कर रही थी। मित्सुया ये सुनकर कुछ समझ नहीं पाती क्योंकि उसे कल के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। तभी अचानक रेडियो पर एक ब्रॉडकास्ट होती है जिसमें आने वाले इलेक्शन, जो कि 30 तारीख को होने वाली है, उसके बारे में सभी लोगों को जागरूक किया जा रहा था। इधर टीवी पर भी एक न्यूज आ रही थी कि एक कॉमेट जो 12 सालों में सिर्फ एक बार दिखता है, वो इस बार पृथ्वी से नंगी आंखों से देखा जा सकता है। इसके बाद मित्सुया तैयार होती है और अपनी छोटी बहन के साथ स्कूल के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसे उसके दो दोस्त तेशी और सेका मिलते हैं। सेका कहती है, आज तो तुम अपने बाल भी बना कर आई हो। जिस पर तैशी कहता है कि क्या बात है, तुम्हारी दादी ने उस भूत को भगा दिया। मित्सुया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये लोग बात किस बारे में कर रहे हैं। स्कूल की ओर जाते जाते वो एक जगह से क्रॉस करते हैं जहाँ एक आदमी आने वाले इलेक्शन को लेकर भाषण दे रहा होता है। उस जगह पर मित्सुया के क्लासमेट भी होते हैं जो मित्सुया और उसके दोस्त को देखकर मेयर और मेयर के ठेकेदार कहकर चिढ़ाने लगते हैं। मित्सुया को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और चुपचाप स्कूल की ओर आगे निकलने लगती है। तभी वो आदमी चिल्लाकर मित्सुया को कहता है, अपनी पीठ सीधी करके चलो। वहाँ मौजूद सभी लोग मित्सुया को देखने लगते हैं और उसके क्लासमेट भी उस पर हंसने लगते हैं। मित्सुया को बहुत ही एम्बैरेसिंग फील होता है और अपनी दबी आवाज में कहती है, सबके सामने मेरी बेइज्जती कराना जरूरी था क्या। और इस जगह पे हमें बताया जाता है कि ये मेयर कोई और नहीं, मित्सुया के पापा है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम स्कूल में मित्सुया को अपनी बेंच पर बैठा हुआ देखते हैं जहां वो अपनी नोटबुक को बहुत ही हैरानी के साथ देख रही होती है क्योंकि उसकी नोटबुक पे किसी ने लिख रखा था, तुम हो कौन। क्लास में टीचर उन सभी को किसी मैजिकल आवर के बारे में पढ़ा रही होती है कि जब ना दिन होती है और ना रात, मतलब शाम के समय। इस समय हम वो देख सकते हैं जो इस दुनिया और मानव सभ्यता के परे हैं। मित्सुया अभी भी ख्यालों में डूबी हुई है कि उसकी नोटबुक में आखिर ऐसा लिखा किसने। तभी उसकी टीचर अचानक उसे आवाज लगाती है। मित्सुया एक झटके में अपनी बेंच से खड़ी हो जाती है जिसमें उसकी टीचर भी कहती है कि आज तो तुम्हें अपना नाम भी याद है। ये सुनकर वहाँ सभी बच्चे मित्सुया पर हंसने लगते हैं, लेकिन मित्सुया को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर टीचर किस बारे में बोल रही हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम मित्सुया और उसके दोस्तों को फील्ड में बैठा हुआ देखते हैं जहाँ सेका मित्सुया से बोल रही होती है कि तुम्हें सच में कल के बारे में कुछ भी याद नहीं। कल तो तुम्हारा बर्ताव बहुत ही अजीब था, यहाँ तक कि तुम ये भूल गई थी कि तुम्हारा लॉकर रूम कहाँ है। और तो और तुम अपने बालों को भी बांध कर नहीं आई थी। मित्सुया ये सब सुनकर बहुत ही हैरान होती है और कहती है, मुझे तो कल के बारे में कुछ भी याद नहीं। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कुछ दिनों से मैं किसी सपने में हूँ और किसी और की जिंदगी जी रही हूँ। जिसे सुन तेशी कहता है, मैं समझ गया, तुम अपने पिछले जन्म के सपने देख रही हो, तुम्हारा दिमाग किसी अल्टरनेट डायमेंशन से जाकर जुड़ गया है। मित्सुया को ये सब सुनकर कुछ भी समझ नहीं आता। वे तीनों कुछ देर तक ऐसे ही बातें करते हैं और कुछ देर बाद अपने अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में मित्सुया अपने दोस्तों को अपने गांव के बारे में कहती है कि यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं, यहाँ तो एक कैफे भी नहीं है। मैं जल्दी से जल्दी अपनी पढ़ाई पूरी कर टोक्यो सिटी में शिफ्ट होना चाहती हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम मित्सुया को उसके दादी और उसकी छोटी बहन के साथ देखते हैं जो किसी रिचुअल को परफॉर्म करने की तैयारी कर रही होती है, जिसे करने की प्रथा उनके पूर्वजों के समय से चली आ रही है। उसकी दादी उन्हें बताती है कि अगर तुम ऐसे कढ़ाई करोगी तो तुम्हारे और इन धागों के बीच एक खूबसूरत भावनाओं का निर्माण होगा। आज से करीब 200 साल पहले माए गुरु के घर में एक भयानक आग लग गई थी जो पूरे गांव में फैल गई, जिसमें हमारे सारे पुराने दस्तावेज जलकर खाक हो गए। इसीलिए इस आग को कहा जाता है माए गुरु की प्रसिद्ध अग्नि। और जो भी दस्तावेज बच गए उन्हीं की बदौलत हम अपनी प्रथा को आगे बढ़ाए रखे हैं। और तुम्हारे बाप को देखो, उसे तो किसी बात की परवाह ही नहीं। पहले तो उसने अपना घर छोड़ा, फिर मंदिर में अपने पुजारी का पद,
और अब देखो राजनीति में घुस गया है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मित्सुया और उसकी छोटी बहन सभी लोगों के बीच अपना रिचुअल को परफॉर्म कर रही होती है। जहाँ पहले तो वो दोनों एक ट्रेडिशनल डांस करते हैं, फिर वो दोनों पके हुए चावल को अपने मुंह से चबाने लगते हैं, पर उन्हें निगलने की बजाय एक स्क्वायर बॉक्स में उगल देते हैं और वो बॉक्स को एक धागे से बांधकर सील कर देते हैं। वहाँ उसके क्लासमेट भी आए हुए हैं जो उसे ऐसा करता देख बोलते हैं, छी यार ये क्या कर रहे हैं ये लोग। मित्सुया को ये सुनाई दे जाता है और वो एम्बेरस हो जाती है। वहाँ के लोगों की ऐसी मान्यता है कि वो लिक्विड अल्कोहल में बदल जाएगा, जिसे वो लोग कुचेकामे साके कहते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम मित्सुया और उसकी छोटी बहन को कुचेकामे साके लेकर घर जाते हुए देखते हैं। मित्सुया बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो चुकी है और चिल्लाते हुए कहती है, मुझे नफरत है इस जगह से, मुझे नफरत है अपनी जिंदगी से। अगले जन्म में मुझे टोक्यो शहर का कोई हैंडसम लड़का ही बनाना। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक सोते हुए लड़के को देखते हैं। उठने के बाद वो बड़े ही हैरानी से खुद को देखता है और अपने नीचे वाले यंत्र को टच करता है और शॉक हो जाता है। वो खुद को बड़े ही हैरानी के साथ आईने में देख रहा होता है। तभी उसे एक आवाज आती है, ताकि तुम जग गए। यहाँ हमें ये पता चलता है कि वो आवाज ताकि के पापा की है। वो उसे बोलते हैं खाना बनाकर स्कूल चले जाना। ताकि भी जब ये सोच रहा होता है कि ये कैसा अजीब सा सपना है, तभी उसे सुकासा नाम के एक लड़के का मैसेज आता है। ताकि सोचता है अब ये सुकासा कौन है। जैसे ही ताकि अपार्टमेंट से बाहर निकलता है, वो अपने सामने टोक्यो सिटी को देखकर दंग रह जाता है। वो जैसे तैसे अपने फोन में मैप की मदद से स्कूल पहुंच जाता है, लेकिन वहां उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर उसकी क्लास कौन सी है। तभी उसका वही दोस्त जिसने मैसेज किया था वो आ जाता है और कहता है, तुमने आज आने में ज्यादा देर नहीं कर दी, चलो लंच कर लेते हैं। ताकि अपने दो दोस्त सुकासा और सिंता के साथ लंच करने लगता है और उन्हें कहता है कि आज वो खो गया था, इसलिए उसे आने में देरी हो गई। वो दोनों उससे कहते हैं, आखिर तुम खो कैसे सकते हो। फिर वो दोनों कहते हैं, चलो किसी कैफे में चलते हैं। कैफे का नाम सुनते ही ताकि तो खुशी से झूम उठता है, जैसे उसने कभी कैफे देखा ही ना हो। फिर हमें कैफे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ताकि मेन्यू कार्ड को देखकर कहता है कि इतने में तो मेरे पूरे घर का राशन आ जाएगा। जिसे सुन उसके दोस्त बोलते हैं, तुम क्या बाबा आदम के जमाने से हो। फिर ताकि बोलता है, फालतू में मैं इतना परेशान हो रहा हूँ, ये सब तो एक सपना ही है। उसके दोस्तों को ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये किस बारे में बड़बड़ा रहा है। इसके बाद ताकि एक डेजर्ट ऑर्डर करता है और बड़े ही मजे से उसे खाने लगता है। तभी उसके फ़ोन में एक मैसेज आता है, तुम लेट हो, जल्दी काम पर आओ। फिर वो अपने दोस्तों से पूछता है कि आखिर मैं काम कहाँ करता हूँ, जिसे सुनने के बाद उसके दोस्त भी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, तुम भूल गए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम ताकि को एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम करते हुए देखते हैं। वहाँ वो बहुत सी गड़बड़ करता है, जिसके कारण रेस्टोरेंट के शेफ उसे डांटने लगते हैं। ताकि भी फ्रस्ट्रेट होकर कहता है, आखिर ये कैसा सपना है, खत्म ही नहीं हो रहा। इसके बाद एक कस्टमर ताकि से बहस करने लगता है। मामला ज़्यादा बढ़ता देख वहाँ एक लड़की आ जाती है जिसका नाम मिस ओकुदेरा होता है। वो ताकि को वहाँ से चले जाने को बोलती है, खुद ही उस कस्टमर से डील करने लग जाती है। इसके बाद हमें रेस्टोरेंट के क्लोजिंग टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी रेस्टोरेंट के स्टाफ वहाँ की सफाई कर रहे होते हैं। तभी मिस ओकुदेरा ताकि से कहती है, आज तो तुमने बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ की है, शुक्र है मैं टाइम पर आ गई, वरना ना जाने क्या होता। तभी पीछे से एक लड़की आती है और मिस ओकुदेरा से कहती है, तुम्हारी स्कर्ट पीछे से फटी हुई है। ओकुदेरा एम्बेरस हो जाती है और कहती है, ये जरूर उस घटिया कस्टमर का ही काम होगा। तभी ताकि मिस ओकुदेरा का हाथ पकड़कर उसे एक कमरे में ले जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। वो उससे कहता है, अपनी स्कर्ट मुझे दीजिए। ये सुनते ही मिस ओकुदेरा डर जाती है। ताकि घबराते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं कुछ और सोचता हूँ। वो उसे कुछ पहनने को देता है और उसकी फटी हुई स्कर्ट को सिल देता है। फिर ओकुदेरा उसे कहती है, तुम्हें तो बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, पर आज तो तुम बहुत ही ज्यादा मासूम लग रहे हो, पता नहीं था तुम दिल के इतने अच्छे भी हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम उसे उसके घर में लेटा हुआ देखते हैं। वो अपने फोन में फोटोज को देख रहा होता है ताकि उसे खुद के बारे में और भी जानकारी मिल सके। फोटोज को देखकर वो कहता है, काश मैं भी इस खूबसूरत शहर में रह पाती। तो यहाँ पे आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये ताकि नहीं बल्कि ताकि के शरीर में मित्सुआ है। लेकिन हैरानी वाली बात तो ये है कि मित्सुआ को अभी भी लग रहा होता है कि वो एक सपने में है, जहाँ सपने के अंदर वो किसी ताकि नाम के लड़के की जिंदगी जी रही है। फोटोज के बीच उसे उस लड़की की भी फोटो मिलती है, जिसे देखकर वो कहती है, अच्छा तो ये बात है, ये लड़का इस लड़की को पसंद करता है। इसके बाद वो ताकि बनकर उस लड़की को मैसेज करने लग जाती है और अचानक उसे याद आता है कि उसके नोटबुक में किसी ने लिखा था, कहीं वो ताकि ही तो नहीं।
पर उसे लगता है ये तो सपना है, ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर वो एक मार्कर की मदद से अपने हाथ में अपना नाम लिखकर सो जाती है। अगले दिन जब ताकि उठता है तो उसके हाथ में उसका नाम देख और मिस ओकुदेरा को किया गया मैसेज देखकर दंग रह जाता है और सोचता है आखिर ये हो क्या रहा है मेरे साथ। इसके बाद हम स्कूल का सीन देखते हैं जहां वो अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि आज तो तुम्हें अपने रेस्टोरेंट का पता तो याद है ना। ताकि को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर वो किस बारे में बात कर रहे हैं और अपने काम की ओर निकल पड़ता है। सिंता सुकासा को बोलता है आज तो ये नॉर्मल बिहेव कर रहा है। सुकासा शर्माते हुए कहता है कल तो ये ज्यादा क्यूट लग रहा था। ये सुनते ही सुकासा बड़ी ही हैरानी के साथ उसे देखने लगता है। अब हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहां ताकि को सभी लोग गुस्से से देख रहे होते हैं क्योंकि ओकुदेरा को वो लोग भी पसंद करते थे और कल ताकि ने तो हद ही कर दी थी। तभी वहां मिस ओकुदेरा आ जाती है और ताकि को आंख मार देती है, जिसे देखने के बाद ताकि के तो होश ही उड़ जाते हैं और उसका पूरा चेहरा शर्म के मारे लाल हो जाता है। ये हरकत देख बाकी के सभी स्टाफ तो मानो जल से गए। वहीं दूसरी तरफ हम मित्सुया को सोकर उठते हुए देखते हैं जहां इस बार भी उसके हाथ में किसी ने बहुत कुछ लिख रखा होता है। तभी उसकी छोटी बहन वहां आ जाती है और पूछती है कि क्या बात है, आज तुम कोई उटपटांग हरकतें नहीं कर रही हो। जिसे सुनने के बाद मित्सुया हैरान हो जाती है और उसका चेहरा शर्म के मारे लाल हो जाता है और वो खुद में सोचने लगती है कि कैसी उटपटांग हरकतें। इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ मित्सुया अपने क्लास में घुसती है और वहाँ उसे सभी हैरानी के साथ देख रहे होते हैं। वो चुपचाप सेका के पास जाकर बैठती है और उससे पूछती है कि सभी लोग मुझे घूर क्यों रहे हैं, जिसमें सेका कहती है कि कल तुम्हारी हरकतें ही कुछ ऐसी थीं। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ मित्सुआ के शरीर में ताकि आ जाता है। वो क्लासरूम में जाकर स्केचिंग कर रहा होता है। तभी वहाँ सभी लोग उसके बारे में कुछ से कुछ बातें कर रहे होते हैं। मित्सुआ यानी कि ताकि को गुस्सा आ जाता है और अपने स्केच को एक लात मारकर नीचे गिरा देती है। अगले दिन मित्सुआ को ये सब जब पता चलता है तो वो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और सोचती है आखिर ये चल क्या रहा है मेरे साथ। इसके बाद उसे अचानक से कुछ याद आता है और भागते भागते घर की ओर जाती है और अपने नोटबुक को खोलकर देखती है तो वो दंग रह जाती है क्योंकि वहाँ पे बहुत सी चीजें लिखी हुई होती है। वहीं दूसरी ओर ताकि भी अपने फोन में नोट्स को देखकर हैरान हो जाता है और दोनों एक साथ कहते हैं तो ये कोई सपना नहीं, हम सच में अपनी जगह बदल रहे हैं। इसके बाद कुछ समय तक ऐसा ही चलता है और वो दोनों मिलकर एक दूसरे की जिंदगी को जहन्नुम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। और अब वो दोनों समझ चुके हैं कि हर दूसरे दिन जब वो सोकर उठते हैं तब उनका शरीर आपस में बदल जाता है। जगह बदलने के बाद वो लोग क्या क्या करते हैं उन्हें कुछ याद ही नहीं रहता, लेकिन आसपास के लोगों और बदले हुए माहौल से उन्हें पता लग ही जाता है कि उन्होंने क्या क्या कारनामे किए हैं। वो दोनों एक दूसरे के लिए कुछ रूल्स बनाते हैं जिसके अकॉर्डिंग उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है वो सब बताया जाता है। और साथ ही सोने से पहले उन्हें एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है जिसमें उन्हें बताना है कि आज दिन भर में उन लोगों ने क्या क्या किया। जिसके बाद भी इन दोनों ने एक दूसरे की जिंदगी में वाट लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसा बहुत दिन तक चलता रहा और ताकि ने मित्सुआ की इमेज एक बोल्ड लड़की की तरह बना दी जिसके पीछे सभी लड़के लट्टू हैं। और साथ ही मित्सुआ ने ताकि की इमेज एक बहुत ही केयरिंग और स्वीट लड़के में बदल दी और मिस ओकुदेरा के साथ नजदीकियां बढ़ाती चली गई, जिसके कारण मिस ओकुदेरा भी अब ताकि को चाहने लगी थी। वो दोनों एक दूसरे की हरकतों से काफी परेशान हो चुके थे क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी जिंदगी जैसी चल रही है वैसी ही चले, उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता है और अब ताकि मित्सुआ के शरीर में उठता है। उठते के साथ ही वो WW को दबाने ही वाला होता है। तभी उसे कुछ याद आता है और वो रुक जाता है और सोचता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद उसकी छोटी बहन वहां आ जाती है और देखती है मित्सुआ अभी भी अपने WW को दबा रही होती है। ये देख वो बोलती है तुम कब सुधरोगी, जल्दी आ जाओ, ब्रेकफास्ट रेडी है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग पहाड़ से गुजरते हुए किसी जगह पर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। उन्होंने जो रिचुअल परफॉर्म करके कुचेकामे साके बनाई थी उसे मियामोजो देवता को चढ़ाना है। मित्सुया यानी कि ताकि अपने दादी को पीठ पर चढ़ा लेता है और उसकी दादी बताती है कि जो कुछ भी तुम खाते या पीते हो वो सभी देवताओं से मिलाप का एक जरिया है और आज जो हम चढ़ाने आए हैं वो भी एक जरिया है देवताओं से मिलाप का। फाइनली कुछ देर बाद वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं जहां मित्सुया यानी कि ताकि बड़ी ही हैरानी के साथ कहता है तो यही है मियामोजो देवता की कब्र। वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें एक छोटी सी नदी पार करनी होती है। नदी पार करते समय उसके दादी उन्हें बताती है कि जिस जगह पर तुम अभी जा रही हो उसे हम काकुरियो कहते हैं। काकुरियो का मतलब है पताल। अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए तुम्हें यहाँ ये सब छोड़ना होगा जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत की है। मतलब कि ये जो कुचेकामे साके है ये तुम्हारा आधा हिस्सा है जिसे तुम मियामोजो देवता की कब्र पर चढ़ाओगी। इसके बाद मित्सुआ और उसकी छोटी बहन गुफा के अंदर जाते हैं और उस साके को वहाँ के देवता को समर्पित कर देते हैं।
इसके बाद वहाँ से वो लोग वापस जाने लगते हैं। वापस जाते हुए उसकी छोटी बहन उसे एक जगह ले जाती है जहाँ एक सुंदर सी झील होती है। उसकी छोटी बहन कहती है शायद उन्हें यहाँ से कॉमेट भी दिख जाए। पर मित्सुआ जो कि अभी ताकी है उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये किस कॉमेट की बात कर रही है। तभी उसकी दादी कहती है मित्सुआ तुम अभी भी सपने में हो ना। और इधर अचानक ताकी की नींद टूट जाती है और वो देखता है कि उसकी आंखों में आंसू है, पर उसे समझ नहीं आ रहा होता कि ऐसा क्यों है। तभी उसे मिस ओकुदेरा का मैसेज आता है जिसे देख वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि आज उसकी मिस ओकुदेरा के साथ डेट है। इधर मित्सुआ भी अपने शरीर में होती है और उठने के बाद वो स्कूल की तैयारी कर रही होती है। तभी उसे याद आता है कि आज तो ताकी की मिस ओकुदेरा के साथ डेट है जो उसी ने प्लान की थी। पर वो आईने में खुद को रोता हुआ पाती है। शायद उसे ये एहसास हो चुका था कि उसके दिल में ताकी के लिए फीलिंग्स हैं। और इधर हम देखते हैं ताकि मिस ओकुदेरा के साथ बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा होता है। वो बहुत नर्वस हो जाता है, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि क्या करूं क्या ना करूं। मिस ओकुदेरा भी उसे एक जगह कह ही देती है कि लगता है कि आज तुम नहीं तुम्हारी जगह कोई और आ गया है। शाम में घर जाते वक्त मिस ओकुदेरा ताकी से पूछती है कि पहले तो तुम मुझे पसंद करते थे ना, और अब ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे दिल में कोई और है। इसके बाद मिस ओकुदेरा अपने घर चली जाती है और इधर ताकि अपने फोन में मित्सुआ का नोट पढ़ रहा होता है कि जब तक तुम्हारी डेट खत्म होगी तब तक कॉमेट के निकलने का वक्त खत्म हो जाएगा। ताकि को ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये किस कॉमेट के बारे में बात कर रही है क्योंकि आसमान में कोई भी कॉमेट का नाम और निशान नहीं होता। वहीं दूसरी ओर हम मित्सुआ को एक किमोनो पहने देखते हैं क्योंकि आज उसके गांव में कोई त्योहार मनाया जाने वाला था। मित्सुआ को देखकर उसके दोस्त शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसने अपने बाल काट दिए थे, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि मित्सुआ ने ऐसा किया क्यों। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वही कॉमेट वहां से गुजरता है। मित्सुआ उस खूबसूरत नज़ारे को देख ही रही होती है कि तभी वो कॉमेट दो हिस्सों में टूट जाता है और एक टुकड़ा पृथ्वी पर आकर गिर जाता है। इसके बाद फिर कभी मित्सुआ और ताकी ने अपने शरीर नहीं बदले। ताकि हर दिन इसी उम्मीद में उठता था कि क्या पता आज उसका शरीर मित्सुआ से बदल जाए, पर अब ऐसा होता ही नहीं। ताकि अब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हो जाता है और धीरे धीरे सभी बातों को भूलने लगता है। लेकिन एक दिन वो अपनी बची यादों और इंटरनेट की सहारे इतामोरी शहर की एक स्केच बनाता है और उस स्केच की मदद से उस जगह को ढूंढने निकल जाता है। उसके सफर में उसके दो दोस्त तेशी और मिस ओकुतेरा भी साथ होते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ताकि अकेला जाए। वो अपनी बनाई स्केच को बहुत लोगों को दिखाता है और इधर उधर भटकता है, लेकिन उसे कोई भी सुराग हाथ नहीं लगते। थक हार कर वो टोक्यो वापस जाने की सोचता है और रास्ते में एक रेस्टोरेंट में रुक जाता है। तभी वहाँ के मालिक उस तस्वीर को देखकर कहते हैं ये तो इतामोरी की तस्वीर है। ये सुनते ही ताकि भी सोचता है हाँ उस जगह का नाम तो इतामोरी ही था। वो रेस्टोरेंट के ओनर से पूछता है कि आखिर ये जगह है कहाँ। तो वो ओनर मायूस हो जाता है और कहने ही वाला होता है इतामोरे शहर तो। तभी उसके दोस्तों को भी कुछ याद आता है और चिल्लाकर बोलते हैं कहीं ये वही शहर तो नहीं जहाँ कॉमेट गिरा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वो तीनों उस जगह पहुंच जाते हैं। ताकि अपनी आंखों से वो खौफनाक दृश्य देखता है जहाँ हर तरफ सब कुछ तबाह हो चुका था और वहाँ एक बहुत बड़ी झील बन गई थी। उसके दोस्त बोलते हैं लगता है इससे कोई गलतफहमी हुई है। ताकि उन्हें कहता है नहीं देखो ये वही जगह है, ये स्कूल, ये बगीचे, ये बिल्डिंग सब कुछ तो यही है। जिस पर सुकासा कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। तुम्हें 3 साल पहले की घटना तो याद ही होगी जहां लाखों लोग कॉमेट के गिरने की वजह से मारे गए थे। ताकि ये सब सुनते ही दंग रह जाता है क्योंकि कुछ दिन पहले ही तो मित्सुआ के शरीर में वो इस जगह पर था। वो घबराते हुए कहता है मर गई 3 साल पहले, नामुमकिन, ऐसा कैसे हो सकता है। वो अपना फोन निकालकर मित्सुआ के द्वारा लिखे गए नोट्स उन्हें दिखाने लगता है, पर वो देखता है कि वहाँ कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है उसके साथ। अगर आप अभी भी इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब हम बढ़ते हैं मूवी की क्लाइमैक्स की ओर। इतामोरी का ये हाल देख ताकि को भरोसा ही नहीं होता और वो तीनों वापस आकर एक होटल में ठहर जाते हैं। ताकि को अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता कि शहर तबाह हो गया है और वहाँ के सभी लोग मारे गए हैं। वहाँ के पुराने रिकॉर्ड्स को चेक करने के बाद ताकि को ये मालूम पड़ता है कि 3 साल पहले वो लोग यहाँ पतझड़ का मौसम मना रहे होते हैं। तभी वहाँ एक कॉमेट का टुकड़ा गिर जाता है जिसके कारण वो पूरा गांव तबाह हो जाता है। ताकि वहाँ मरने वालों के नाम चेक कर रहा होता है। तभी उसे वहाँ एक नाम दिखता है, मित्सुआ। वो घबराते हुए अपने दोस्तों से कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसने तो मुझे 2-3 हफ्ते पहले ही बताया था कि वो कॉमेट देखने जाने वाली है। सुकासा को उसकी हरकतें कुछ अजीब लग रही थी, पर मिस ओकुदेरा को ये लग रहा होता है कि जरूर ये किसी न किसी से तो मिला है।
जिसने उसे पूरी तरह बदल दिया है। इधर ताकी की हालत भी कुछ खास नहीं होती। वो खुद को तसल्ली दे रहा होता है कि शायद ये खबर उसने 3 साल पहले कहीं पढ़ी होगी, जिसकी वजह से उसे ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ आया हुआ था। तभी मिस ओकुदेरा उसके कमरे में आती है और उसकी नज़र उसके हाथ में बंधे एक धागे पर पड़ती है। वो उस धागे के बारे में पूछती है, पर ताकी बताता है कि ये किसी ने उसे दिया था, लेकिन उसे याद नहीं है किसने। ताकी फिर सोच में पड़ जाता है। अचानक उसे एक बात याद आती है जो उस दादी ने कही थी जब वो मियाँ मेजो देवता की कब्र में जा रहा होता है। अब ये सपना था या हकीकत, उसे जानने का एक ही तरीका था कि वो उस कब्र को ढूंढ निकाले। ताकि सुबह बिना किसी को बताए इतामोरी शहर निकल जाता है और अपनी बची खुची यादों के सहारे वो उस जगह को ढूंढ ही निकालता है। वो रोते रोते बोलता है, तो ये कोई सपना नहीं, हकीकत था। जब वो गुफा के अंदर जाता है तो उसे वही कुचेकामे साके मिलती है जो उसने तब यहाँ रखा था जब वो मित्सुआ के शरीर में था। वो कहता है, मित्सुआ का आधा हिस्सा मैंने कॉमेट के टूटने से सिर्फ एक दिन पहले ही यहाँ रखा था। इसका मतलब मैं जिस मित्सुआ को जानता हूँ वो 3 साल पहले की है। और यहाँ उसे ये समझ में आ चुका था कि मित्सुआ और उसकी टाइमलाइन अलग अलग है। ताकि यहाँ पर सोच में पड़ जाता है कि क्या वो पास्ट को बदल सकता है, उसे बस एक मौका चाहिए। इसके बाद वो कुचेकामे साके को पी लेता है और पीते ही वो जमीन में गिर जाता है और मित्सुआ के बीते पल को देखने लगता है। वो उस दृश्य को भी देखता है जब मित्सुआ कॉमेट को देखने के लिए जा रही होती है। ताकि चीखते हुए उसे कहता है, मित्सुआ वहाँ से चली जाओ, वहाँ पे खतरा है। पर मित्सुआ को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता, पर वो वहाँ चली जाती है, जिसके बाद उसके ऊपर कॉमेट गिर जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मित्सुआ की बॉडी में ताकि उठता है और वो वही दिन होता है जिस दिन कॉमेट गिरने वाला होता है। जब ताकि को इस बात का एहसास होता है तो वो जोर जोर से रोने लगता है। तभी उसकी छोटी बहन वहाँ आ जाती है और वो देखती है कि वो रोते रोते अपना बबलू डब्लू दबा रहा है। और इधर ताकि उसे देख और भी ज्यादा रोने लगता है और कहता है, मेरी छोटी बहन, मेरी छोटी बहन। ये देख उसकी छोटी बहन फटाक से दरवाजा लगाती है और अकेले ही स्कूल के लिए निकल जाती है। इधर मित्सुआ भी अपने स्कूल के लिए तैयार होने लगती है। तभी उसकी दादी कहती है, तुम मित्सुआ नहीं हो ना? ताकि ये सुनकर दंग रह जाता है और उसकी दादी बताती है कि ऐसे अजीब से सपने उसे भी आते थे और उनकी माँ को भी, और ये घटना उनके पूर्वजों के साथ भी हुई है। दादी कहती है, जितने मजे करने हैं कर लो, वैसे भी जागने के बाद तुम सब भूल जाओगे। ताकि ये सुनने के बाद उन्हें बताता है कि आज कॉमेट गिरने वाला है और सब कुछ तबाह होने वाला है। लेकिन दादी को उसकी बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा होता और उसे कहती है, मैं क्या, कोई भी तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करने वाला। इसके बाद हम देखते हैं मित्सुया यानी कि ताकि अपने स्कूल में तेसी और सैको को ये बातें बताती हैं, लेकिन उनको भी इस पर भरोसा नहीं होता। पर दोस्त होने के नाते वो उसकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं। ये तीनों मिलकर उस गांव के लोगों को बाहर निकालने का एक मास्टर प्लान बनाते हैं, जहां मित्सुआ अपने पापा को, जो कि मेयर है, उन्हें अपने प्लान में शामिल करेगी और इधर तेशी एक पावर हाउस में बॉम्ब प्लान करेगा और साथ ही रेडियो ब्रॉडकास्ट को हैक करेगा। जिसके बाद सैका सभी लोगों को ब्रॉडकास्ट की हेल्प से बोलेगी कि जंगल में एक भयानक आग लग गई है और सभी लोग स्कूल में आए, क्योंकि ताकि के अनुसार स्कूल ही वो जगह था जो कॉमेट के इम्पैक्ट जोन से बाहर थी। फिर हम देखते हैं कि ताकि मित्सुआ के पापा के पास जाता है और उन्हें होने वाली सभी इंसिडेंट के बारे में बता देता है। पर उसके पापा भी उसकी बातों का भरोसा नहीं करते। उन्हें लगने लगता है कि मित्सुया पागल हो गई है और एक डॉक्टर को फोन लगाने लगते हैं। तभी ताकि गुस्से में आकर मित्सुआ के पापा के टाई खींचने लगता है, जिसे देखने के बाद उसके पापा बोलते हैं, तुम मित्सुआ नहीं हो ना? फिर ताकि वहां से भाग जाता है। रास्ते में उसे उसकी छोटी बहन मिलती है, जिसे देख ताकि बोलता है, तुम दादी को लेकर स्कूल की ओर चले जाना, यहाँ कॉमेट गिरने वाला है और सभी लोग मारे जाएंगे। तभी उसकी छोटी बहन बोलती है, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? तुम कल अचानक टोक्यो चली गई और आज ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। ताकि ये सुनकर हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि अगर मैं यहाँ हूँ तो इसका मतलब मित्सुआ मेरी बॉडी यानी कि उस गुफा में होगी। ताकि दौड़कर उस गुफा की ओर जाने लगता है और इधर मित्सुआ को भी होश आ जाता है, जो कि ताकि के शरीर में है। मित्सुआ को भी हैरानी होती है कि आखिर ताकि यहाँ क्या कर रहा है। मित्सुआ जब बाहर का नज़ारा देखती है तो उसे यकीन ही नहीं होता, क्योंकि उसका पूरा विलेज तबाह हो गया था। मित्सुआ को यह एहसास हो जाता है कि वो मर चुकी है और इधर ताकि भी भागता भागता उस जगह पहुंच जाता है और वो सोच रहा होता है कि इसका मतलब मित्सुआ मुझसे मिलने टोक्यो आई हुई थी, पर 3 साल पहले मैं शायद मित्सुआ को पहचान नहीं पाया था। और हमें एक सीन भी दिखाया जाता है जब मित्सुआ टोक्यो के लिए निकल रही होती है। वो ताकि को बहुत जगह ढूंढती है पर उसे वो कहीं नहीं मिलता, पर आखिरकार वो एक ट्रेन में मिलता है। वो ताकि के सामने होती है, वो ताकि का नाम लेती है, पर ताकि उसे पहचानता ही नहीं। ये देख मित्सुआ बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस हो जाती है और मन में सोचने लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी ट्रेन का गेट खुलता है और वो लोगों के धक्के की वजह से बाहर निकल जाती है। तभी ताकि उसका नाम पूछता है, तब वो अपने बालों से एक रिबन निकालती है और उसे दे देती है और कहती है, मित्सुया। मूवी अब प्रेजेंट टाइम में आ जाती है
और ताकी को भी ये याद आ जाता है कि 3 साल पहले जिसने उसे धागा दिया था वो कोई और नहीं, मित्सुया ही थी। इसके बाद वो वहीं पहुंच जाता है जहां मित्सुया होती है। दोनों एक ही जगह होते हैं पर अलग अलग समय में। ताकि मित्सुया को आवाज़ देता है। वो दोनों एक दूसरे को सुन पा रहे होते पर देख नहीं पा रहे थे। जैसे जैसे सूरज ढलता है और शाम का समय होता है, वैसे ही अचानक ये दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं। एक दूसरे को सामने देख उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। ताकि उसे बोलता है, तुम बहुत दूर चली गई थी, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ। जिसे सुनने के बाद मित्सुया बोलती है, पर ऐसा कैसे, मैं तो मर गई थी। इस पर ताकि उसे बताता है कि मैंने तुम्हारा रखा कुचेका में साके पी लिया। ये सुनते ही मित्सुया शर्मा जाती है और उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है, तुमने मेरे साथ कुछ उटपटांग हरकतें भी की है ना। जिस पर ताकि घबराते हुए कहता है, तुम्हें कैसे पता चला। तो मित्सुया बोलती है, मेरी छोटी बहन से। इसके बाद ताकि अपने हाथ में बंधा धागा उसे वापस करते हुए कहता है कि जिस वक्त उसने ये धागा दिया था उस वक्त वो उसे जानता ही नहीं था, और साथ ही उसे ये बताता है कि उसे अब आगे क्या करना है। और कहता है कि इससे पहले सूरज ढल जाए हम एक दूसरे के हाथ में अपना अपना नाम लिख लें, ताकि एक दूसरे को हम कभी भूलें ना। ताकि मित्सुया के हाथ में तो अपना नाम लिख देता है, पर सूरज पूरी तरह ढल जाने के कारण मित्सुया उसके हाथ में अपना नाम नहीं लिख पाती और वो एक दूसरे के सामने से अचानक ही गायब हो जाते हैं। ताकि को उसका नाम याद होता है, लेकिन जैसे ही वो अपने हाथ में उसका नाम लिखने वाला होता है वो उसका नाम ही भूल जाता है। यहाँ तक कि ये भी भूल जाता है कि आखिर वो है कौन। दूसरी तरफ हम मित्सुया को देखते हैं जो अपने गांव की ओर निकलती है और तैसी के साथ मिलकर पावर हाउस में बॉम्ब प्लांट कर देती है। आसमान में भी वो कॉमेट अब दिखने लगा था। जैसे ही धमाका होता है पूरे शहर की लाइट चली जाती है और इधर सहका रेडियो ब्रॉडकास्ट की मदद से सभी लोगों में अलर्ट जारी कर देती है कि अभी अभी एक धमाका हुआ है जिसके कारण पूरे जंगल में आग लग गई है, तो सभी गांववासी स्कूल की तरफ आए। लेकिन हम देखते हैं कि लोगों को इस ब्रॉडकास्ट से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता और वो इसे इग्नोर कर देते हैं। इधर तेसी और मित्सुया भी लोगों को स्कूल की ओर जाने बोलते हैं, लेकिन उनकी बातों पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा होता। इधर गांव के मेयर भी ब्रॉडकास्ट का सोर्स पता लगाने लगते हैं। तेसी मित्सुया को बोलता है कि तुम अपने पापा को मनाओ, उनके ऑर्डर के बिना यहाँ से कोई भी नहीं हिलने वाला। मित्सुया अपने पापा के ऑफिस की ओर भागती है और भागते भागते उसे ये रियलाइज होता है कि वो ताकि का नाम ही भूल गई है। जो इंसान उसके लिए बहुत कीमती था, आखिर वो है कौन। वो आसमान में कॉमेट को देखती है और नीचे गिर जाती है। तभी उसे याद आता है कि किसी ने उसके हाथ में एक दूसरे को ना भूलने के लिए नाम लिखा था। पर जब वो अपने हाथ को देखती है तो वहाँ कोई नाम नहीं बल्कि आई लव यू लिखा हुआ होता है। जिसके बाद वो हंसते हुए कहती है, इससे क्या मुझे तुम्हारा नाम नहीं याद आएगा गधे, और वापस ऑफिस की ओर भागने लगती है। इधर हमें दिखाया जाता है कि मेयर और उसके आदमियों ने तेसी और शेका को पकड़ लिया है और रेडियो में भी वापस से अनाउंस कर देते हैं कि पहले जो भी ब्रॉडकास्ट किया गया था वो सब गलत था। इधर सारी दुनिया में भी ये बात फैल जाती है कि कॉमेट टूट चुका है और किसी गांव में जाकर गिरेगा। 3 साल पहले का ताकि भी ये खूबसूरत नज़ारा देख रहा होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फाइनली मित्सुया अपने पापा के पास पहुंच जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो कॉमेट का टुकड़ा इतामोरी शहर में गिर जाता है। फिर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ ताकि रात को यहीं सो गया था और वो सब कुछ भूल चुका होता है। वो बोलता है कि आखिर मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ। इसके बाद ऐसे ही कुछ दिन, कुछ महीने और कुछ साल बीत जाते हैं और ताकि हमेशा किसी की तलाश में रहता है, पर उसे खुद ही नहीं पता होता कि वो तलाश किसकी कर रहा है। उसे हमेशा ये एहसास होता कि वो अधूरा है, जैसे वो कुछ तो भूल गया है जो उसके लिए बहुत ही ज्यादा कीमती थी, पर उसे खुद नहीं पता होता कि आखिर वो चीज है क्या। ताकि का स्वभाव भी अब बहुत ज्यादा बदल जाता है। वो खुद में ही खोया रहता है और इन्हीं आदतों की वजह से उसे कोई जॉब भी नहीं दे रहा होता। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा होता है, तभी उसके फोन में मिस ओकुदेरा का मैसेज आता है, जो बहुत समय बाद कुछ काम से यहाँ आई हुई थी। वो दोनों काफी समय बाद मिलते हैं और अपने पुराने दिनों को याद करते हैं। ओकुदेरा उसे बोलती है कि क्या तुम्हें याद है जब हम लोग हाई स्कूल में थे तब तुम एक बार इतामोरी शहर गए थे। ताकि उसे कहता है, हाँ मुझे याद है, पर मुझे ये याद नहीं कि मैं वहाँ गया क्यों था। मैं तो अब बहुत सी चीजों को भूल गया हूँ, लेकिन मुझे ये याद है कि पूरी रात मैंने वहाँ अकेले उस पहाड़ में बिताई थी। न जाने क्यों, पर मेरी दिलचस्पी उस कॉमेट वाले इंसिडेंट पे थी। कॉमेट के आधे हिस्से ने एक शहर को तबाह कर दिया था, पर आश्चर्य वाली बात तो ये है कि वहाँ के सभी लोग जिंदा बच गए थे। उस वक्त मैंने इस बारे में बहुत से न्यूज़ देखे। मैं जिस चीज़ को लेकर खोसा गया था आज वो मुझे याद ही नहीं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम ताकि को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। उसी रेस्टोरेंट में मित्सुआ के दो दोस्त तेसी और सेका भी बैठे हुए थे।
ताकि उन्हें देखता है पर उन्हें पहचान नहीं पाता। इसके बाद वो एक ब्रिज से गुजर रहा होता है, तभी उसके पास से एक लड़की गुजरती है जिसे देखकर उसे एक अजीब सी फीलिंग होती है। वो पीछे मुड़कर उसे देखता है और आगे बढ़ जाता है। वो लड़की भी उसे पीछे मुड़कर देखती है और आगे बढ़ जाती है। यहाँ आता है इस मूवी का एपिक सीन। कुछ दिनों बाद ताकि एक ट्रेन में सफर कर रहा होता है, तभी उसे दूसरी ट्रेन में एक लड़की दिखती है जो कोई और नहीं बल्कि मित्सुआ होती है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और उन्हें एक अजीब सी फीलिंग होती है। वो दोनों अगले स्टेशन पर उतर जाते हैं और एक दूसरे को पागलों की तरह ढूंढने लगते हैं। बहुत ढूंढने के बाद दोनों आखिर में एक स्टेयर के पास मिलते हैं। वो दोनों एक दूसरे को काफी देर तक देखते हैं, लेकिन वो पहचान ही नहीं पाते, पर उन्हें एक अलग सी फीलिंग आ रही होती है। अब वो लोग चुपचाप किसी अजनबी की तरह एक दूसरे के पास से गुजरने लगते हैं। दूरियां बढ़ने के साथ ही उनकी वो अजीब सी फीलिंग भी बढ़ती जा रही थी। तभी ताकि पीछे मुड़कर बोलता है, शायद हम लोग पहले भी मिल चुके हैं ना। ये सुनकर मित्सुया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो हंसते हुए कहती है, हाँ शायद। और यहाँ उन दोनों को ऐसा लगता है कि उनकी सालों की तलाश आज उनके सामने है। वो दोनों एक साथ एक दूसरे से पूछते हैं, तुम्हारा नाम? और यहीं पर हमारी एक मास्टरपीस मूवी योर नेम खत्म होती है। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलना।